नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज रिकॉर्ड स्तरों पर वीकली क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी बैंक अपने रिकॉर्ड से महज 100 अंक दूर है और सारा का सारा दारोमदार जो निफ्टी बैंक की तेजी का है वो जाता है एचडीएफसी बैंक को। अपने लगातार 7वां सेशन, जबकि एचडीएफसी बैंक एक स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर रहा। 1550 या 1560 के जोन्स के आसपास एचडीएफसी बैंक पहुंच गया, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस जोन भी है। तो वहां पर अब एचडीएफसी बैंक पहुंचा है। और बाकी निफ्टी बैंक आज इनफैक्ट तेजी में था। एमपीसी का आज मीटिंग था, 2 दिन का मीटिंग खत्म हुआ है एमपीसी का, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ 5-1 से, यानी कि 5 लोगों का ये मानना है बदलाव नहीं करना चाहिए, एक मानते हैं कि बदलाव करना चाहिए। जो एकोमोडेटिव स्टांस है, यानी कि धीरे धीरे करके हमें स्थितियों को सामान्य होते देखना चाहिए, इस स्टांस को बरकरार रखा उन्होंने। और महंगाई कंसर्न बोला है क्योंकि क्रूड बढ़ गया है, रुपये कमज़ोर हो रहा है, लेकिन अदरवाइज सिचुएशन जो है वो अभी कंट्रोल्ड है। आगे समर क्रॉप्स एंड ऑल आई जाएंगे तो लेट्स सी कैसे काम होता है। मानसून भी बेहतर रहने का अनुमान है इस बार। ये कुछ चीज़ें जो कि एमपीसी में बोली गई, इसको बाजार ने पॉजिटिवली लिया क्योंकि भैया ब्याज दरों में कटौती तो है नहीं, लेकिन ये बैंकों के लिए अदरवाइज भी ट्रिगर बन गया और वैसे बाजार स्ट्रेंथ में है तो तेज़ी देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप तेज़ी में थे। रियल्टी आज जोरदार तेज़ी में था, 1.5% का उछाल वहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। एफएमसीजी और जैसे शेयरों में उछाल था, पीएसयू, फार्मा, यहाँ पर भी कुछ बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन जो आज प्रेशर था आईटी थोड़ा बहुत फ्लैटिश साइड पर कह लीजिए, जहाँ पर थोड़ी बिकवाली या थोड़ा फ्लैट, या ऑटो थोड़ा बहुत फ्लैट, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ है मार्केट में। अगले हफ्ते से हम अर्निंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। टीसीएस की अर्निंग है सबसे पहले शायद 12 तारीख को, उसके बाद से धीरे धीरे अर्निंग का सीजन बढ़ता जाएगा। सो अब वही बड़ा ट्रिगर है एमपीसी के बाद जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। और अभी न्यूज़ फ्लो एकदम से स्लो हो जाएंगे क्योंकि जैसी अर्निंग आती है उससे पहले साइलेंट पीरियड शुरू हो जाता है, तो ब्लॉक्स बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे करके QIPs बंद हो जाएंगे, फंड रेजिंग बंद हो जाएगी और साथ साथ अर्निंग के साथ ही अब सारे अनाउंसमेंट होंगे। तो ये पार्ट क्रूशल है। लेकिन ये क्वार्टर की अर्निंग अच्छी रहनी है बहुत सारी कंपनियों के लिए। डिविडेंड जिनको खेलना है उनके लिए बड़े डिविडेंड की घोषणा इस बार आ सकती है क्योंकि डिविडेंड के लिए क्वार्टरली अपडेट होते हैं यहाँ पे। सो इन सब पे आप नज़र रखोगे। बाकी अगले हफ्ते में एक शायद छुट्टी भी है थर्सडे को, तो उसको आप ध्यान रख सकते हो। मैं वो एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, लेकिन गुड़ी पड़वा है, ट्यूसडे को उसकी छुट्टी नहीं है। सो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि मेरे पास अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहला सवाल किधर गया? ये रहा जी। पहला सवाल आया है ग्लेनमार्क फार्मा 400 शेयर 595 पे। हर्षद सर बने रह सकते हो, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है सच तो इसमें। लेकिन बेटर इज़ कि फार्मा में अगर बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए सोच रहे हो तो और अच्छे नाम हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ग्लेनमार्क के इसमें शायद लाइफ में स्टेक जब बेचा था तो उसके बाद कुछ पैसा आया था जो फर्दर इनके डेट रीपेमेंट के लिए यूज़ हुआ था, तो इनके नंबर बेटर होने चाहिए आई थिंक। सो एज ऑफ नाउ तो आप बने रहो एंड वेट एंड वॉच, नंबर्स देखो एंड अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना। आयरेडा चल पड़ा, क्या करें? आयरेडा चल इसलिए पड़ा कि कल सर्किट लिमिट रिवाइज हुआ है, इसका 5% से 20% हुआ है, तो ये एंटिसिपेटेड ही था कि आज ये चलना चाहिए था। 8% 9% तो मैं सुबह देखा चल रहा था तब, तो यही एक ट्रिगर अभी के लिए इसमें काम कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फंडामेंटल में फेरबदल है। देखिए, मैं फिर से एक बात बोल दूं कि अगर HDFC बैंक 1380 रुपये पे अच्छा लग रहा था तो 1560 रुपये पे कोई ख़राब नहीं हुआ है। बट एक बड़ी तेज़ी छोटे समय में आना इज़ ऑलवेज बैड फॉर एनी स्टॉक, चाहे वो HDFC बैंक क्यों ना हो। और क्वालिटी वाइज स्टॉक में कोई कंसर्न नहीं है, बट हर चीज़ का एक फेयर वैल्यू, फेयर प्राइस होता है। आयरेडा के केस में यही हुआ है कि वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा तेज़ चला है। और सबको आयरेडा इस समय पसंद आ रहा है, तो अगर इतना पसंद आ रहा है तो कुछ समय बाद वो कंसोलिडेशन में जाएगा और शायद लंबे कंसोलिडेशन में जाए क्योंकि मतलब एक क्वार्टर का नंबर है और क्वार्टर का नंबर है नहीं। तो एक क्वार्टर का नंबर तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स भी बहुत चला था, उसके बाद फिर वो भी कभी नहीं चला। सो ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, इसलिए ज़रा ओवर ये मत सोचिए कि ये रैली मिस हो गई, दोबारा रैली आएगी नहीं। ऐसी रैलियाँ एक स्टॉक के इतिहास में बहुत बार आती हैं और अभी तो उसकी शुरुआत हुई है। ऐसे मल्टीपल रैलीज मिलेंगी, उनका इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये नहीं तो कोई और रहेगा। मनी हैज़ नो कलर, चाहे वो आयरेडा हो चाहे सुजलॉन हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको पैसा बनाना है वो बन ही जाएगा। सो ओवरबोर्ड मत होइएगा, बट थोड़ा सा बी रियलिस्टिक, बी प्रैक्टिकल, उसके हिसाब से सोचिएगा।
बाज़ार में भागती हुई चीज़ अच्छी लगने लग जाए, ये सिचुएशन मत आने दीजिएगा एटलीस्ट अपने लिए। गुड आफ्टरनून सुमित सर, वेदांता एंड यूपीएल करंट प्राइस से 1 साल का व्यू। अग्रवाल साहब, बेटर इज़ यूपीएल कंपेरेटिवली, क्योंकि वहाँ सब कुछ बुरा दौर डिस्काउंट करके बाजार चल रहा है। ख़राब नंबर, हायर डेट, लोन रिपेमेंट की दिक्कत, लॉस, सब कंपनी बैंक ने डिस्काउंट मतलब इस भाव पे 460 के दाम पर सब डिस्काउंट कर लिया था। सो अगर आपके लिए वो लास्ट जो ईयर लो है उसको आप स्टॉप लॉस लेके अगर लॉन्ग जाना चाहो चले जाओ। जो पुराना लो है वो थोड़ा दूर लगेगा आपको, लेकिन अगर वर्स्ट के सिनेरियो दोबारा क्रिएट होता है तो वही एक लो हिट कर सकता है। सो उसका या उससे 5-10 रुपये ऊपर का या 5-10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो और कैरी करो। अब जैसे जैसे चीज़ें बेटर हुई तो ये शायद वापस पिकअप कर जाए, लेकिन क्योंकि निफ्टी से ही बाहर हो गए, नंबर भी ख़राब हो गए, सब कुछ बुरा हो चुका है। स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर यहाँ से और ख़राब हुआ, जो ये पता नहीं है, अगर और ख़राब हुआ तो वो प्राइस को तोड़ देगा, तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस यहाँ ज़रूरी है। अभी रिस्की जोन में है ये। कंफर्टेबल जोन में HDFC बैंक था, इसलिए उसमें स्टॉप लॉस नहीं था कुछ भी। यहाँ पर रिस्की है, इसलिए स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा आपको। स्टॉप लॉस रखिए और उसके साथ बने रहिए। अब जैसे जैसे आप मूव आता है उसके हिसाब से आप ट्रेल करते रहिएगा, लेकिन अभी के लिए वो आपका स्टॉप लॉस है और वो ज़्यादा सेफ है। वेदांता के केस में सर कमोडिटी साइकिल है, तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर रहे इसमें, और दूसरा पॉलिटिकल सेटअप भी इनके अगेंस्ट में लग रहा है कुछ, तो हो सकता है अभी के लिए आप अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। आवास फाइनेंशियल में भी एंट्री कर सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से प्रसन्न जी कर सकते हैं, बट इसका ध्यान रखिए NBFC है। सो है तो ये थोड़ा सेफ साइड पर एज ऑफ नाउ, बट फिर भी मतलब नंबर्स के ऊपर क्रूशली नज़र रखिएगा इसके, उसके हिसाब से कॉल लेगा, लेकिन अभी के लिए ठीक लग रहा है। लाइकवाइज IIFL केस में एक सडन फॉल तो आया, तो इस क्वार्टर के नंबर में क्लैरिटी आ जाएगी कि वो जो RBI ने किया है उससे 33% इनके लोन्स के ऊपर इम्पैक्ट आना है। अगर वो 33% लोन से ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है या वो डिस्काउंट हो चुका है तो मैनेजमेंट इस क्वार्टर के नंबर्स में बोलेगा वो चीज़, उसके बाद ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो इस क्वार्टर के नंबर देख लीजिए यहाँ पर। आवास में आप आउटराइटली वर्क को जा सकते हो। सर, योर व्यू ऑन आइनॉक्स इंडिया, ऑलमोस्ट डबल इन लास्ट 3 months, फाइनेंशियल सीम्स गुड। और गुरमीत जी देखो, अगर डबल ट्रिपल होने की बात कर रहे हो तो एक कंपनी का भी IPO आया था, KP ग्रीन इंजीनियरिंग। मैंने बोला भी था कि एक IPO मुझे लग रहा है ठीक होना चाहिए। 22 तारीख को लिस्ट हुआ था, आज वो शेयर डबल हो गया है। कितने दिन हुए अभी तक? मुश्किल से 20 दिन भी नहीं हुआ ना, 21 दिन में पैसे डबल वो हो चुका है वहाँ पर। सो पैसा डबल होने का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी अच्छी हो गई या सिचुएशन बेटर है या करा जा सकता है उसमें निवेश। आइनॉक्स ग्रीन के केस में जो कंपैरिजन है वो लिंडे से लोग करते हैं कि लिंडे इंडिया के केस में कंपनी इस तरह के कामकाज के अंदर, आइनॉक्स भी इस तरह के कामकाज के अंदर है, तो उसमें आप जा सकते हो। आइनॉक्स ग्रीन या आइनॉक्स एयर है इस कारोबार में, इनकी एक यूनिट है उसके अंदर। अब वो किसके अंदर आती है मुझे चेक करना होगा। बट मतलब आइनॉक्स की भी 2 कंपनियां भी लिस्ट हैं, एक सिद्धार्थ जी की और एक और कंपनी है, तो उसमें थोड़ा मतलब मिस कर रहा हूँ पुरानी वाली लिस्टिंग की नई वाली लिस्टिंग। नई वाली लिस्टिंग तो IPO के बाद बहुत चला है, सो उसको तो अभी के लिए आप अवॉइड करिए। पुरानी वाली लिस्टिंग जो थी वो फिर भी एक बार को थोड़े बेटर सिचुएशन में, उसको आप एक बार को देख सकते हो। बट अगर इसी में जाना तो KP ग्रुप ज़्यादा बेटर है, वो भी इसी तरह के कामकाज में, विंड एंड सोलर के बिजनेस में, और दाम नीचे भी आया हुआ है, तो उसको आप एक बार को फिर भी देख सकते हो। बट स्टॉप लॉस दोनों में ही रहेगा, चाहे KP हो चाहे आइनॉक्स में हो। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और ONGC एंड BHEL अगले वीक के लिए राकेश जी, वैसे तो आई एम नॉट द राइट मैन फॉर दिस कि अगले वीक में क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। मैं मंडे ना बता पाऊँ, अगले वीक तो आप बहुत दूर की बात जा रहे हो। लेकिन फिर भी मतलब एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर PSU में कुछ कंफर्ट जहाँ दिख रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा मुझे भी पागलपना नहीं दिख रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है, उसमें से एक कंटेनर कॉर्प ठीक लग रहा है क्योंकि वो बहुत नहीं चला है। एक BEL ठीक लग रहा है, जिसको आप देख सकते हो। कुछ हद तक गेल भी ठीक है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है। तो ये कुछ नाम है जिनको आप आउटराइट देख सकते हो। BHEL तो एक्सॉर्बिटेंटली चला हुआ है और इस क्वार्टर के लास्ट क्वार्टर के नंबर भी वीक थे। इस क्वार्टर के नंबर देख लीजिए कैसे आते हैं। और ONGC के केस में क्रूड का चलना इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव होता है कि अपस्ट्रीम कंपनी है ये। सो एक बार को ONGC ठीक है। अब क्रूड अगर और थोड़ी तेज़ी पकड़ता तो शायद अपमूव रहे इसके अंदर, क्रूड एंड रुपी बोथ अगेन। और बाकी रियलाइजेशन में डिपेंड करता है। पिछली बार शायद $70 के आसपास से या $60 के आसपास से, $65 के आसपास। इस बार देखती है क्या रियलाइजेशन देते हैं, लेकिन पिछला पूरा क्वार्टर तो क्रूड नीचे रहा है, उसके बाद चला है। सो लेट्स सी कैसे काम करता है इसमें।
So, Mr. If BJP win again, but we all know that again BJP come to power. So, anyway, do you think on result day 4 June market will fall? I mean, profit taking, और निफ्टी will hit upper circuit? दास साहब, जो इवेंट आपको पता है वो सबको पता है, एग्री? अगर सबको पता है तो वो नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि मार्केट विल ऑलवेज सरप्राइज यू, ऑलवेज डू व्हाट इज नॉट व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड। जो एंटिसिपेटेड नहीं है वही होगा। तो क्योंकि इसलिए कहते हैं ना, आयरेडा, सूजलॉन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग है वो शेयर नहीं चलते हैं, क्योंकि सबको उम्मीद है कि वो चलेगा, इसलिए नहीं चल रहा। जहाँ उम्मीद ही नहीं थी, HDFC बैंक, किसी को उम्मीद नहीं थी, चल गया 10%, थोड़े दिन में सब वापस आ जाएंगे उम्मीद के साथ, तो चलना बंद हो जाएगा, वहीं खड़ा हो जाएगा रुक के, या नीचे आ जाएगा वापस। तो इसीलिए जहाँ पर उम्मीद ना हो उसको बैठ करिए। और रही बात मार्केट की, तो सर इलेक्शन और नो इलेक्शन, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि बीजेपी के जीतने, मतलब इट इज़, आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल नॉलेज अबाउट एनी पार्टीज, मैं साफ बोल रहा हूँ, मेरी पॉलिटिकल नॉलेज जीरो है। सो आई एम नॉट द राइट मैन फॉर पॉलिटिकल थिंग्स, बट इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि जो मार्केट का पहला सर्किट, अपर सर्किट लगा है, वो यूपीए की पावर में जब फुल पावर में आई थी तब, बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी सीट्स, तो उसके बाद अपर सर्किट लगा था। और उस लेवल से पार्टीज चेंज हुई, पॉलिसीज आई, स्कैम्स आया, दुनिया भर की चीज़ें होकर आज वापस हम जब खड़े हैं तो अपने ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं। सो पॉलिटिकल पार्टी ए और पॉलिटिकल पार्टी बी और सी और डी और वट एवर, वो आएंगे जाएंगे, चीज़ें होते रहेंगे, बट इंडियन ग्रोथ स्टोरी विल रिमेन इंटैक्ट। वन, आप क्योंकि थोड़ा बहुत भी करोगे तो हम अपने आप ही ऑलरेडी कुछ कुछ अच्छे काम किए हुए हैं, जो ऑलरेडी काम हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और चीज़ें बेटर होती चली जा रही हैं दिन पर दिन। हमारा कल हमारा आज हमारे कल से बेहतर है। हम अगर इस पे काम कर रहे हैं तो अपने आप ही हम बेटर हो रहे हैं। सो विद टाइम इंडेक्स भी ग्रो करेगा। अब ग्रोथ का स्पेस कम और ज़्यादा हो सकता है कि अगर निफ्टी 20% से ग्रो करेगा या 15% से ग्रो करेगा, लेकिन एवरेज पिछले 20 साल का CAGR 14 से 15%, तो वही निफ्टी का ग्रोथ रहेगा मोर लेस। तो इसीलिए अब बहुत हद तक चीज़ें बाजार ने डिस्काउंट कर ली हैं, इलेक्शन, पार्टीज, सीट, इन सब को लेके, या नंबर ऑफ सीट्स को लेकर भी। कुछ सरप्राइज आएगा तो सरप्राइज ही मिलेगा, लेकिन नहीं आएगा तो उम्मीदें कम ही रखिएगा। सो इवेंट के ऊपर बेस्ट पार्ट होता है कि जब ऐसा इवेंट आ रहा हो, बहुत बड़ा इवेंट आ रहा हो जिसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, उस इवेंट के दिन आप अवॉइड ही करिए कोई भी तरह की ट्रेडिंग, या उसके एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता बाद तक चीज़ें हो जाने दीजिए, सेटल हो जाने दीजिए। ऐसा नहीं है कि मौका खत्म हो गया, बाजार बंद हो गया, उसका कुछ नहीं मिलेगा। बाजार में हमेशा मौके होते हैं, आज भी है और उस दिन भी होंगे। सो इवेंट पर से आप अगर ट्रेडर हैं तो अपनी पोजीशंस बहुत हिसाब से देखिएगा, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी पार्टी है, आपको तो अच्छे दाम पे शेयर मिलने चाहिए, आप लोग हैं। अगेन इट इज़ इन माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, और मेरे को पॉलिटिकल नॉलेज जीरो है अगेन। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। और कैन PVR आइनॉक्स रीच 2200 इन 2 to 3 years? आई थिंक सूरज जी इट कैन रीच। आप ऐसे समझो कि HDFC बैंक के अलावा कोई और ऐसा स्टॉक जहाँ पे कंसोलिडेशन है वो PVR आइनॉक्स ही है, क्योंकि वहाँ पर भी मर्जर हुआ है और वहाँ पर भी इंटीग्रेशन सेम वैसे ही चल रहा है। आप ऐसे समझो कि HDFC बैंक अगर देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, दुनिया के तीसरे बड़े बैंक में शुमार होने की बातचीत कर रहा है, तो PVR भी देश का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स चेन बन रहा है। तो इस तरह की सिचुएशंस जब आती हैं बड़े मर्जर की, तो कंसोलिडेशन में जाते ही हैं स्टॉक। तो कंसोलिडेशन में गया हुआ है और वो इजीली 2200 नहीं और बड़े टारगेट भी अचीव कर सकता है, बट इट माइट टेक सम टाइम। तो वो टाइम के बीच में वो पेन बहुत बड़ा भी हो सकता है कभी कभी, कि कोई ख़राब नंबर आया, कोई लॉस का नंबर आया और शेयर ने बड़ा ड्रॉप दिखाया, तो आप पैनिक में मत आ जाना। अगर ये सब का पेशेंस है आप में तो आप एक बार को उसमें रह सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप देख संभल के कॉल लेना, स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना। प्लीज़ एक्सप्लेन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कंपनीज। तो सर देखो, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और ये बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल भी है, निटी-ग्रिटीज़ भी बहुत हैं, तो मैं मोटा मोटा आपको समझाता हूँ। क्रूड आता है देश में जो इंपोर्ट होता है, वो इंपोर्टेड क्रूड जो इंपोर्ट होकर आता है देश में, उसे रिफ़ाइन किया जाता है, जिसमें वर्ल्ड की बेस्ट रिफाइनरीज ओन्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज़। जामनगर रिफाइनरी जो है, उसमें जो सबसे बुरे से बुरा क्रूड जो होता है उसको भी वो प्रोसेस कर लेते हैं। उसकी प्रोसेसिंग के बाद ATFs, पेट्रोल्स, डीजल, एंड केमिकल्स एंड टार एंड दिस
मिट्टी का तेल एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। सो मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, 16-17 प्रोडक्ट निकलते हैं। तो उनकी प्रोसेसिंग कंपनी करने वाली कंपनियां जो होती हैं उन्हें हम अपस्ट्रीम कैटेगरी में रखते हैं। फिर आती है नीचे डाउनस्ट्रीम कंपनियां जो कि डाउन साइड पर होती हैं, जो उनके फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन में रखते हैं, जिनको हम मार्केटिंग में जो आती हैं। सो वो कंपनियां आएंगी OMCs, जैसे कि BPCL, HPCL, IOC। रिलायंस इज़ इनटू इंटीग्रेशन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, तो वो अपस्ट्रीम में भी है एंड डाउनस्ट्रीम में भी है। सो इसीलिए वो एक बड़ा इंटीग्रेटेड प्लेयर है। ONGC प्रोसेस करती है, प्रोसेस करके आगे देती है और उसे कंपनीज आगे बेचती हैं। कुछ कंपनियां BPCL जैसे कि रिफाइनरी भी है, जिसको, या IOC जैसे कि रिफाइनरी भी है, इसका इस्तेमाल वो करते हैं। पानीपत रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी आपने सुनी होगी, देखी होगी। सो इस तरह के काम भी वो लोग करते हैं। सो मोटा मोटा ये इसी तरह का प्रोसेस है। कुछ LNG में भी हैं, कुछ गैस में भी हैं, क्योंकि प्रोसेस जब करोगे तो आप गैस भी जनरेट होगा, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट भी जनरेट होते हैं। सो अपस्ट्रीम को इसलिए हम डालते हैं उन कंपनियों में जो कि रिफाइनिंग साइड पर हैं, जैसे कि ONGC, रिलायंस, ये तरह की कंपनियां, या इवन HOEC इज इनटू रिफाइनरिंग, तो उनकी भी एक असम में है। एंड डाउनस्ट्रीम में इवन BPCL टू एन एक्सटेंट, लेकिन IOC BPCL एज वेल, लेकिन डाउनस्ट्रीम में आएंगे फिर OMCs, इवन रिलायंस उसमें भी आएगा। तो बहुत ओवर शैडोड वर्क है, लेकिन ये तरह का मोटा मोटा खाका आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मान लीजिए। ओके सर, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक करंट प्राइस से 1 साल के लिए, आई थिंक अभी के लिए तो आप जस्ट वेट एंड वॉच एंड सी द नंबर्स इस बार के, क्योंकि नंबर की इनकी बातचीत है, कैपेसिटी इनकी इस बार ही कम है। सो थोड़ा सा शायद ये लोग डिलीवर ना कर पाए, तो नंबर थोड़े से वीक आ सकते हैं, इसलिए आज से आप इन पर नज़र रखिएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और श्याम सिंगल साहब, शुक्रिया सिंगल साहब, प्लीज़ गाइड एंड जुबिलेंट फूड वर्क्स बाइंग 400 शेयर 650, 3 साल हो गए होल्ड किए हुए। सिंगल साहब ये बहुत पहले और बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन चुका है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में है। सो इट माइट टेक सम टाइम, लेकिन एटलीस्ट अभी के लिए तो आप होल्ड करो, और वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस। ये और डीमार्ट एक जैसे ही हैं, दोनों बहुत बढ़िया तेज़ी दिखा चुके हैं। डीमार्ट का कंसोलिडेशन खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, इसका बाकी है अभी, तो चलने दीजिए एंड देखिए कहाँ तक जाता है, बट एटलीस्ट अभी के लिए तो होल्ड करिए। नंबर्स पे नज़र रखिएगा इसके। ओके, और NHPC 101 चला बहुत है सागर साहब, जरा उससे आप ध्यान रखना इसके ऊपर। ओके, रंजन साहब का सवाल है, गुड वेलकम टू बैक, थैंक यू कुमार साहब, हाउ योर ट्रिप वॉज गुड। अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर, आई हैव 40 शेयर, प्राइस 2440। आई थिंक आपको होल्ड तो करना पड़ सकता है कुमार साहब लंबे समय के लिए। क्वालिटी ऑफ स्टॉक इज़ गुड, बट इट इज़ वेरी स्लो मूवर इन कंपैरिजन टू बाकी स्टॉक्स। सो अभी के लिए तो आप बने रहो एंड सी, क्योंकि कंसोलिडेशन के लास्ट फेज में आप हो पूरे FMCG के, पूरा FMCG नहीं चला और उसमें ये भी नहीं चले। सो इट इज़ अ गुड कंपनी, इट माइट टेक पेशेंस, बट है अच्छा स्टॉक, वेट कर लो। डाइवर्सिफाइड अ बिट इन अदर सेक्टर्स एज वेल, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप इससे बने रहो एंड देखो कैसे मूवमेंट लेता है आगे। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर ले लें, ज़रूर ले लें इनफैक्ट। और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, Instagram, X सारे प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इस कार्यक्रम के दौरान ऑब्वियसली। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। नमस्कार।